पुस्तक का नाम मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। शरीरगत आवश्यकताओं और इनकी पूर्ति की क्रिया व्यवस्था मस्तिष्क का जो छोटा सा भाग संभालता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। भूख, प्यास, नींद, मल विसर्जन, पाचन आदि अनेकों क्रियाकलाप इसी केंद्र से संचालित एवं व्यवस्थित किए जाते हैं। मस्तिष्क के पिछले भाग में गुंबदाकार अंग सेरिबेलम इन हलचलों को परस्पर संबद्ध करने वाले असंख्य सूत्रों को श्रृंखलाबद्ध करता है। चिंतन का ज्ञान, स्मृति, बुद्धि विवेचना, इच्छा आदि कार्यभार संभालने वाला अत्यंत विकसित भाव सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। मस्तिष्कीय द्रव्य से बनी हुई यह झुर्रीकार परत मस्तिष्क के अग्रभाग और पार्श्वों में लिपटी हुई है। इसकी मोटाई प्रायः 1 मिलीमीटर है। सूचनाओं का ग्रहण और निर्देशों का प्रसारण करने में इस पट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तंत्रिका कोशाणु एक सफ़ेद धागे तंतु युक्त होता है। यह तंतु अन्यान्य न्यूरॉनों से जुड़ा होता है। इस प्रकार पूरा मस्तिष्क इन परस्पर जुड़े हुए धागों का एक तंतु जाल बना हुआ है। इन्हीं सूत्रों से वे परस्पर संबद्ध रहते हैं और अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह परस्पर मिलजुल कर करते हैं। प्रत्येक प्रौढ़ मस्तिष्क प्राय 20 वाट विद्युत शक्ति से चलता है। कुछ कोशाणु विशेष रूप से इस बिजली को उत्पन्न करने का काम करते हैं और शेष उसका उपयोग करके अपना काम चलाते हैं। वह एक सूक्ष्म डायनेमो है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रासायनिक ईंधन जलाकर उसकी ऊर्जा को वे बिजली में परिवर्तित करते हैं। काम चलाऊ मात्रा में वे कोशाणुओं को शक्ति प्रदान करती है और यदि उसकी अनावश्यक मात्रा बन गई है तो स्वयं ही विसर्जित हो जाती है। उसका चार्ज डिस्चार्ज शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ की सहायता से यह जाना जा सकता है कि इस बिजली का उत्पादन और उपभोग कहाँ किस मात्रा में हो रहा है। इसमें घट बढ़ हो जाने से मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, अथवा यूँ भी कहा जा सकता है कि मानसिक संतुलन बिगड़ने से इन विद्युत धाराओं में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सन 1968 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क सम्मेलन आयोजित किया गया था और संसार के विचारशील लोगों का ध्यान मस्तिष्कीय सुरक्षा एवं प्रगति की ओर आकर्षित किया था। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्यूरोकेमिस्ट्री, ब्रेन एंड बिहेवियर सोसाइटी, ब्रेन रिसर्च एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने उस वर्ष मस्तिष्कीय गरिमा, संभावना, सुरक्षा एवं प्रगति के संबंध में अधिक उत्साहपूर्वक काम किया था और जो कार्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में अब तक इस दिशा में हो चुका है उसका परिचय जनता को कराया था। इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ ब्यूरो बायोलॉजी, ब्रेन रिसर्च जर्नल ऑफ ब्यूरो बायोलॉजी जैसे विज्ञान पत्रिकाओं ने भी अति महत्वपूर्ण लेख उस वर्ष प्रकाशित करके वैज्ञानिकों, सरकारों एवं विचारशील लोगों को यह सुझाव दिया था कि मस्तिष्कीय गरिमा को अधिक गंभीरतापूर्वक अनुभव किया जाए और उसे परिष्कृत करने की दिशा में अधिक काम किया जाए। मानवीय मस्तिष्क 3 पौंड से भी कम वजन का अखरोट जैसी आकृति का 2 गोलार्धों में बटा हुआ अनेक घुमावों वाला मांसपिंड है। एक को सेरेब्रम, दूसरे को सेरेबेलम कहते हैं। तांत्रिकी कोशिकाओं से बना धूसर द्रव्य वाला यह पदार्थ सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखने पर चित्र विचित्र कोशिकाओं का रेगिस्तान जैसा लगता है। इसके सारे कलपुर्जे इस प्रकार तोड़े मुड़े रखे हैं मानो वे आगे बढ़ना चाहते हों, पर खोपड़ी की हड्डी ने उन्हें रोक दिया हो और वे मुड़ तोड़कर गर्भस्थ बालक की तरह किसी प्रकार गुजारा कर रहे हों। 3 महीने के भ्रूण का दिमाग
मात्र 5 ग्राम का होता है। 6 महीने का होने तक वह 100 ग्राम का हो जाता है। जन्मते समय 350 ग्राम का होता है। यह प्रौढ़ मनुष्य के मस्तिष्क का 1/4 है। अंततः मस्तिष्क 1400 ग्राम तक जा पहुंचता है। इससे प्रकट है कि आरंभिक जीवन में मस्तिष्कीय विकास कितनी तेजी से होता है और पीछे वह कितना धीमा पड़ जाता है। 6 साल के बच्चे का दिमाग प्रौढ़ता की स्थिति का 95% होता है। 20 वर्ष की आयु तक विकास पूर्ण हो जाता है। पीछे तो वह परिपक्व और परिष्कृत भर होता रहता है। पुरुष की तुलना में स्त्रियों का मस्तिष्क 100 ग्राम हल्का होता है, पर उसमें शारीरिक वजन का अनुपात भर मानना चाहिए। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा वजन में हल्की होती हैं, तदनुरूप उनका मस्तिष्क भी हल्का होता है। वजन के आधार पर किसी को विकसित अथवा अविकसित नहीं ठहराया जा सकता। संसार के प्राणियों में सबसे भारी मस्तिष्क व्हेल मछली का 7000 ग्राम का होता है। इसके बाद 5000 ग्राम हाथी का होता है। क्या उन्हें 1400 ग्राम वाले मनुष्य से अधिक बुद्धिमान कहें? संसार भर में सबसे अधिक हल्की अपने नाटे कद के कारण जापानी महिलाएं होती हैं। उनका वजन औसतन 50 ग्राम कम अर्थात 1250 ग्राम होता है। फिर भी वे संसार में कहीं की भी नारियों से कम बुद्धिमान नहीं होती हैं। वे अपने समाज में पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं होती। कुछ समय पूर्व बम्बई के एक विद्वान वीजे रेले ने एक पुस्तक लिखी थी, द वैदिक गॉड्स एज फिगर्स ऑफ बायोलॉजी। उसमें उसने सिद्ध किया था कि वेदों में वर्णित आदित्य, वरुण, अग्नि, मरुत, मित्र, अश्नि, रुद्र आदि मस्तिष्क के स्थान विशेष में सन्निहित दिव्य शक्तियां हैं, जिन्हें जागृत करके विशिष्ट क्षमता समान बनाया जा सकता है। ग्रांट मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापक वाई.जी. नाडगिर और एडगर जे. टॉमस ने भी संयुक्त रूप से पुस्तक की भूमिका लिखते हुए कहा है कि वैदिक ऋषियों के शरीर शास्त्र संबंधी गहन ज्ञान पर अचंभा होता है कि उस साधनहीन समय में किस प्रकार उन्होंने इतनी गहरी जानकारियां प्राप्त की होंगी। आँख की सीप में ऊपर के मस्तिष्क का भाग बृहद मस्तिष्क कहलाता है। वही सेरेबेलम ब्रह्म चेतना शक्ति का केंद्र है। इंद्र और सविता यही निवास करते हैं और नाक की सीध में सिर के पीछे वाला भाग सेरिबेलम अनुमस्तिष्क रुद्र और शूषण देवता का कार्य क्षेत्र है। मस्तिष्क का ऊपरी भाग रोदसी, मध्य भाग अंतरिक्ष और निम्न भाग पृथ्वी बतलाया गया है। रोटरी से दिव्य चेतना का प्रवाह, अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्रों वाला ब्रह्मांड और पृथ्वी, ये अपने लोक में काम कर रही भौतिक शक्तियों का सूत्र संबंध जुड़ा रहता है। सप्तधार, सोम, अग्नि, स्वर्गद्वार, अत्रि, द्रोण, कलश एवं अश्विनी शक्तियों का संबंध रोटसी क्षेत्र से है। अग्नि से नीचे वाले भाग को स्वर्गद्वार की और उससे नीचे वाले भाग को द्रोण कलश कहा गया है, जहाँ से सप्त सरिताएं 7 नदियाँ बहती हैं। द्रोण कलश में सोम रस भरा रहता है, जिसके आधार पर स्नायु केंद्रों को शक्ति प्राप्त होती है। मेरु रज्जुओं के साथ बंधे हुए 2 ग्रंथि गुच्छक अश्विनी कुमार बताए गए हैं। मस्तिष्क की परिधि को घेरे हुए एक विशेष द्रव संपूर्ण मस्तिष्क को चेतना प्रदान करता है। इसी को वरुण कहते हैं। इसी केंद्र में अग्नि देवता का ज्ञान कोश है। मस्तिष्क के पिछले भाग में अवस्थित टेम्पोलर लोब प्राचीन काल का शंखपाली है। इसके नीचे की पीयूष ग्रंथियां, जिन्हें मेदुला भी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ की वेदी है। अश्वमेध अर्थात इंद्रिय परिष्कार, इसके लिए पीयूष ग्रंथि वाला क्षेत्र ही उत्तरदायी है। देवताओं की चमत्कारी शक्तियों का साधना विज्ञान के अंतर्गत विस्तृत वर्णन किया गया है। वस्तुतः वे अपने भीतर मस्तिष्कीय क्षेत्र में सन्निहित दिव्य शक्तियां हैं, जिन्हें अनुकूल बनाकर
वे सभी लाभ वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं जो देव अनुग्रह से मिलने वाली ऋषि सिद्धियों के रूप के कहे समझे जाते हैं। अचेतन ही नहीं, मस्तिष्क अतीन्द्रिय भी। भौतिक जानकारी संग्रह करने वाले चेतन मस्तिष्क और स्व संचालित नाड़ी संस्थान को प्रभावित करने वाले अचेतन मस्तिष्क तक का ही ज्ञान अभी विज्ञान क्षेत्र की परिधि में आया ही, पर अब अतीर्थ मस्तिष्क के अस्तित्व को भी स्वीकारा जा रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास मिलने और उसके अक्षरक्ष सही उतरने के प्रमाण मिलते ही यह प्रभाव इतने स्पष्ट और इतने प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए होते हैं कि उनमें किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।